अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा लेक्चर 21 का पार्ट ए है ईदी फाउंडेशन के बारे में। इस सिलेबस के इस हिस्से में हम पढ़ेंगे खिदमत खल्क़ के इदारे। और खिदमत खल्क़ के इदारे में हम दो शख्सियात को पढ़ेंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इंसानियत के लिए वक्फ़ कर दी, जिनमें नंबर 1 पे अब्दुल सत्तार ईदी साहब हैं और नंबर 2 पे मदर टेरेसा। दोनों को आप बखूबी जानते हैं। मदर टेरेसा जो थी वो इंडिया में रहती थी वो यूरोप के किसी मुल्क की थी, अल्बानिया वगैरह की, और एक नन थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी इंसानियत के लिए वक्फ़ की। इसी तरह अब्दुल सत्तार ईदी जो कि कराची के रहायशी थे, और उन्होंने भी अपनी सारी ज़िंदगी अपनी फाउंडेशन के तहत अवामी खिदमात में ख़र्च की, जिनके बदले इन दोनों को कई एज़ाज़ात से भी नवाजा गया। सिलेबस हम अपना ऑलमोस्ट बिल्कुल एंड की तरफ होते जा रहे हैं, और हमने ये वाला पेज सारा ही कवर कर लिया है। सिलेबस का पेज 2 है, इसमें हमारा है खिदमत खल्क़ के इदारे, और उसके बाद हमारे पास चंद टॉपिक बच जाएंगे बस। तो अगर हम देखें तो हम इस वक्त हैं खिदमत खल्क़ के इदारे, ईदी फाउंडेशन और फिर मदर टेरेसा। इसके बाद हम ज़राए अबलाग को पढ़ेंगे, यानी मीडिया के ज़रिए किस तरह से हम इंसानी खिदमात और ये चीज़ें कर सकते हैं। और फिर प्रिंट मीडिया होगा जिनमें अखबारात होता है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट। इंटरनेट को इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा एक और वर्ड कहा जाता है न्यू मीडिया, एक थर्ड किस्म है। तो इस पे हम देखेंगे। और फिर हमारा आखिरी चैप्टर जो होगा वो होगा माहौलियाती आलूदगी और जानलेवा बीमारियां। ये भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, हेल्थ। और उसमें हम पाकिस्तान में माहौलियाती आलूदगी, ज़मीनी, आबी और फ़ज़ाई आलूदगी। तो आपको पता है पाकिस्तान के जो शहर हैं, बड़े बड़े शहर, कराची, लाहौर, ये दुनिया के आलूदा ज़्यादा शहरों में आते हैं, और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। जो लोग ख़ास तौर पे बाइक वगैरह चलाते हैं, उनको अंदाज़ा होगा कि जब वो घर से निकलते हैं किसी काम के लिए, तो उनके कपड़ों के, उनके चेहरों के, उनके बाल के क्या हाल हो जाते हैं। और कोई पूछने वाला नहीं है। गाड़ियाँ जो हैं वो धुएँ छोड़ रही हैं, फैक्ट्रियों के धुएँ छोड़ रहे हैं, जिससे ना सिर्फ जानलेवा बीमारियाँ पैदा हो रही हैं बल्कि सेहत भी मुतासर हो रही है। और ये फ़ज़ाई आलूदगी ना सिर्फ इंसानों को परेशान करती है बल्कि इससे जानवर और दूसरे जानदार भी मुतासर होते हैं, बशमूल पौधे वगैरह। इसी तरह हम आखिर में पढ़ेंगे जानलेवा बीमारियां और हिफाजती तदाबीर। वो बीमारियां जिनके ज़रिए इंसान के 90% चांस होते हैं कि वो मर जाए, जिनमें कुछ लाइलाज मर्ज़ भी हैं। उनमें हम टीबी के बारे में पढ़ेंगे, हेपेटाइटिस का होगा, सरतान, कैंसर। आपको पता है जब हो जाता है ख़ास तौर पर थर्ड स्टेज कैंसर, तो इंसान के बचने के चांसेस नामुमकिन हो जाते हैं। इसी तरह HIV एड्स, जो कि खबर भी उठी थी पिछले दिनों, साल पहले, कि लाड़काना शहर में ख़ास तौर पे रोटोडेरो, कि वहाँ पे कसरत से इस मर्ज़ के लोग थे, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं था और ना उनके लिए कोई इलाज वगैरह हो रहा था। तो आज के लेक्चर में पार्ट ए, पार्ट बी, हम दोनों पार्ट में ईदी फाउंडेशन को और अब्दुल सत्तार ईदी को कवर करेंगे। अब्दुल सत्तार ईदी को तो आप लोग सब जानते ही हैं, और इनको कवर करने का मकसद ये है कि पहले हम इनके बारे में जानें, फिर इनकी फाउंडेशन के बारे में जानें, और उससे एक ज़िम्मेदारी लें। क्योंकि अब तो पाकिस्तान में बहुत सी फाउंडेशन है जो इंसानी फ़लाह और बहबूद के लिए काम कर रही हैं, और ईदी से मिलती जुलती फाउंडेशंस भी हैं। मिलती जुलती से मुराद, जो चीज़ें ईदी कवर कर रहा है वही चीज़ें दूसरी फाउंडेशन भी कवर कर रही हैं। मगर स्टिल ईदी ने एक प्लेटफॉर्म जो दिया वो बाकी वालों के लिए रोल मॉडल साबित हुआ। यानी स्टार्ट करना ही मेन होता है, उसके बाद तो दूसरे लोग तो फॉलो कर लेते हैं। खैर, तारीफ़ के हकदार तो सभी लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। और इसमें अगर हम देखें, सैलानी हैं, अल-खिदमत हैं, ग्रीन क्रिसेंट हैं, आलमगीर हैं, ये सब इंसानी खिदमात कर रहे हैं। और फर्दर हम देखते हैं इसमें कौन कौन से हैं। बेशतर के नाम आपको पता होंगे। बिल्किस सरवर फाउंडेशन है, बिल्किस ईदी फाउंडेशन भी एक है जो ईदी फाउंडेशन के पैरेलल खड़ी है, इनकी वाइफ ने बनाई है। इसी तरह अमन फाउंडेशन है, इनकी भी आपने एम्बुलेंसेस बहुत देखी होंगी।
मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन है, तारुल कादरी साहब की है। औरत फाउंडेशन हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। सिटीजन फाउंडेशन तालीम में बहुत काम कर रहे हैं। अखुवत फाउंडेशन कोविड-19 के दौरान ये लोग उभर के सामने आए, और अमजद साकिब साहब इसके पैटर्न इन चीफ हैं, सीईओ हैं। और ये लोग जो हैं, वो लोग जो बेरोज़गार होते हैं उनको आसान शराइत पे बिला सूद कर्जे देते हैं, माइक्रो फाइनेंस जिसे कहते हैं, ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हों, मांगने की आदत से दूर हों। तो इस एतबार से ये अ, ये खैरात से एक बड़ा काम है, क्योंकि खैरात सिर्फ उन लोगों का हक है जो काम करने से माजूर हों। और अगर कोई शख्स सेहतमंद है, जवान है, उसके हाथ पाँव सलामत हैं, अकल सलामत है, तो उसको फिर जवाज़ नहीं बनता कि वो हाथ फैलाए और किसी चैरिटी इदारे से अपना घर चलाए। तो अखुवत फाउंडेशन लाहौर में इसका हेडक्वार्टर है, और 2001 में बनाई थी डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब ने। और ये लोग जो हैं आसान शराइत पर, इनकी टेड एक्स की एक स्पीच भी पड़ी हुई है। और इसी तरह एक और फाउंडेशन है जो कि मुझे हाल ही में उसके बारे में मालूम हुआ, जो झुग्गी तालीमी प्रोजेक्ट, यानी जो स्लम एरियाज़ हैं जिनको कोई नहीं पूछता, शायद मैंने आपको पहले भी बताया उस हवाले से, उस पर ये लोग बहुत काम कर रहे हैं। वो फाउंडेशन है गैस वेलफेयर ट्रस्ट। और ये देखें, लोन देते हैं ये लोग, जिसके बेस पे वो लोग जो काम से माजूर हों उनके लिए अच्छा चलते, ये खुद भी डोनेशन पे ही हैं, ठीक है, डोनेशन लेकर फर्दर लोगों को डोनेट देते हैं। आगे हम देखते हैं इनके बारे में कुछ, अगर छोटा सा पैकेज मिल जाए इसको स्टडी करने में इजी हो जाएगा हमें। डॉक्टर अमजद साकिब, हाउ अखुवत फाउंडेशन वर्क्स, एक ये है। मैं चाह रहा हूँ इनका ही कोई पैकेज हो छोटा सा, अखुवत कर्जा 17 जनवरी 2021, ये लेटेस्ट है। चलें इसको देखते हैं ये किस तरह देते हैं, इनकी खुद की बनाई हुई वीडियो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है सीख लेते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अखुवत के जो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस आ गया, एजुकेशन आ गया, क्लॉथ बैंक्स आ गया, ख्वाजा सरा स्पोर्ट आ गया, या हेल्थ क्लिनिक, कॉर्निया बैंक वगैरह। यानी किसी ने कोई भी कर्जा लेना है, किसी भी पर्पज़ के लिए, कोई तामीरात वगैरह करनी है, या कोई उसने बिजनेस स्टार्ट करना है, या कोई कर्जा लेना है, कोई राशन वगैरह लेना है, कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आप कंसर्न पर्सन से कैसे रब्ता कर सकते हैं, उसका मोबाइल नंबर कैसे हासिल कर सकते हैं। और ये लाजमी नहीं कि हर शख्स को जो भी कॉल करे उसका मोबाइल नंबर वो स्विच ऑन ही हो उस पर्सन का, और उसको कर्जा मिले ही मिले, ये लाजमी नहीं है। हो सकता है मिल भी जाए, नहीं मिले, क्योंकि कई लोगों को मिला भी है कर्जा, कई लोगों को नहीं भी मिला। हो सकता है इनके पास फंड्स की दस्तियाबी ना हो, कम हो, तो ये डिपेंड करता है केस टू केस। लेकिन आपका जो भी एरिया है, आप उस कंसर्न पर्सन से रब्ता करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले गूगल पे लिखना पड़ेगा अखुवत नेटवर्क। सिंपल ये दो अल्फाज लिखने हैं, अखुवत नेटवर्क। इसके अलावा तीसरा लफ्ज़ कोई भी नहीं लिखना, क्योंकि अगर आप तीसरा लफ्ज़ लिखेंगे, फॉर एग्जांपल अखुवत ऑफिस नंबर या अखुवत मोबाइल नंबर, तो पॉसिबिलिटी है ये वाले लिंक्स ना आए। तो आपने सिंपल अखुवत नेटवर्क लिखना है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो इसी तरह का फॉर्मेट सा बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला अगर लिंक आ जाता है akhwat.org.pk और आगे नेटवर्क लिखा है, तो यहाँ पे आप इसको ओपन करेंगे। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह की कुछ वेबसाइट आपके पास नमूदार हो जाएगी। जब इस तरह के आप देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पे ब्रांच के नाम लिखे हुए हैं जो अखुवत के ब्रांचेज हैं। यहाँ पे इनका कंप्लीट एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्रांच मैनेजर का नाम लिखा है, यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रोविंस है, यहाँ पे सिटी है, और यहाँ पे नेम ऑफ एरिया मैनेजर का भी नाम लिखा हुआ है, और उसका भी मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई भी एरिया है, कराची है, तो यहाँ पे मैं आप कराची लिख देता हूँ। यहाँ पे जब आपने कराची लिखा तो कराची के यहाँ पे ब्रांचेस काफ़ी सारे यहाँ पे ओपन हो गई हैं। फॉर एग्जाम्पल कराची 1, यहाँ पे बिठाई, बफर जोन, और यहाँ पे लियारी, शिरीन जिना,
औरंगी टाउन, ये काफ़ी सारी ये कराची के ब्रांचेस हैं। जो भी आपका एरिया है वहाँ पे उसका आप मोबाइल नंबर नोट करें, उसका एरिया का जो भी ब्रांच मैनेजर है उसका मोबाइल नंबर और उसका नाम वगैरह नोट कर ले, उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कराची के अलावा मैं अगर लाहौर की बात करूँ तो यहाँ पर आप लाहौर भी लिखें तो लाहौर के भी काफ़ी सारे जो ब्रांचेज़ हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है मियाँ मीर आ गया, वसनपुरा आ गया, बदर कॉलोनी आ गया, दाता साहब आ गया। तो यहाँ पे आप इनके जो नाम है ब्रांच मैनेजर के और कॉन्टैक्ट नंबर है इसको भी आप नोट करके अच्छा 1 मिनट की रह गई है, आप लोग इसको कंप्लीट करके देखें। इसमें एक मेरे ख्याल से आप लिंक आप लोग के पास आ गया, आप इसको खुद भी दे सकते हैं। तो बेसिकली इनकी वेबसाइट पे सब चीज़ें लिखी हुई हैं और ब्रांच नंबर दिया हुआ है। आपने इस पर कांटेक्ट करना है, वो आपसे डिटेल लेके जो भी चीज़ें हैं ना ये चेक करके कि आप एलिजिबल कितने हैं, तो आपको उस पर लोन मिल जाएगा। और इससे बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया कोविड-19 के दौरान। इसी तरह अगर अमजद साकिब साहब का छोटा सा इंटरव्यू ये देखें, ये हाउ फाउंडेशन वर्क्स, ये बड़ी वीडियो है लेकिन हम इसको थोड़ा सा सुनेंगे। अपना बिजनेस मैनेज करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहली बात अच्छा ये है अमजद साकिब साहब, ठीक है, इन्होंने शुरू किया और अब ये बता रहे हैं इसमें कि हम कैसे काम करते हैं और हमारा क्या तरीक़ाकार होता है। यह है कि अखुवत के जो दफातर हैं वो तकरीबन 350 से ज़ायद शहरों में पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं और हमारे कोई 817 के करीब दफातर हैं। और ये हर शहर छोटे छोटे कस्बों में उन इलाकों में हैं जहाँ पर कोई मुआशी सरगर्मियाँ चल रही होती हैं और गरीब लोग रह रहे होते हैं और उनके लिए हम एक जैसे कहते हैं ना कि हवा का खुशगवार झोंका और उम्मीद का एक पैगाम लेके जाते हैं कि अगर उनको अपना को कारोबार शुरू करने के लिए सरमाए की ज़रूरत है तो हम वो सरमाया उनको प्रोवाइड करते हैं बग़ैर सूद के। तो इस पूरे निज़ाम में लोगों की मदद शामिल है, मुखिर हज़रात की मदद शामिल है, हुकूमत पंजाब की मदद शामिल है, वफाकी हुकूमत की, फिर गिलगित बल्तिस्तान और KP। तो ये एक ऐसा निज़ाम बना है जिसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। जी हम अल्हम्दुलिल्लाह 2001 में हमने पहला कर्ज़ा दिया और वो तो अब एक बड़ी खूबसूरत कहानी है कि एक खातून ने वो कर्ज़ा लिया और फिर वो 6 महीनों में वापस कर दिया और फिर वो कहने लगी कि अब ये कर्ज़ा मैं आपको वापस कर रही हूँ लेकिन अब आप इसको जेब में मत डालें, किसी और को दे दें। तो गोया एक शम्मा फिर अगली शम्मा और फिर ये सिलसिला दराज होता चला गया। 18-19 साल की ये कहानी बड़ी मेहनत की, बड़ी दयानत की, बड़ी कंपैशन और दर्दमंदी की कहानी है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 33 लाख घराने हैं जो तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब अफराद बनते हैं पूरे पाकिस्तान में। मतलब ये किसी एक मखसूस जगह के लिए नहीं है, ये जो उम्मीद का, यकीन का, एतमाद का, मोहब्बत का और भाईचारे का पैगाम है, ये गिलगित बल्तिस्तान से लेके तो कराची के साहल तक। और ये जो बिला सूद कर्जे देने का जो आप बता रहे हैं ताकि छोटे छोटे बिजनेसेस खुद से लोग अब कर सकें, तो इसका मेयार क्या है? लाइक कौन कौन से लोग जो हैं वो मैं करते हैं और आपका क्या क्राइटेरिया? उसमें यह है कि हमारा जैसा मैंने अर्ज़ किया कि 800 से ज़्यादा दफातर हैं, तो हर दफ्तर के गिर्द 2-3 किलोमीटर में जो लोग रिहाइश रखते हैं उनको हम प्रोग्राम का तारफ़ करवाते हैं कि अगर आपको कोई छोटा कारोबार करना है, कोई दुकान बनानी है, कोई मोटरसाइकिल रिपेयर की वर्कशॉप है, कोई साइकिल रिपेयर है, कोई चिंची है, कोई फल की दुकान है, कोई ग्रॉसरी स्टोर है, कोई औरतें घरों में काम करती हैं, स्किल और हुनर उनके पास होता है, सरमाया नहीं होता। तो फिर हम उन्हें कहते हैं कि अगर कोई अच्छी शोहरत का मालिक है, मुस्तकिल रिहायशी है, भीख पे यकीन नहीं रखता, आगे बढ़ना चाहता है और उसकी जो नेकनामी है उस अपने मखसूस इलाके में, तो यूँ वो फिर हमारे पास दरख्वास्त देता है, हम उसकी सलाहियत को देखते हैं कि क्या वाकई वो कारोबार कर सकता है कि नहीं कर सकता। और इसकी लिमिट होती है कि कर्ज कितने अरसे में वापस करना? जी कर्ज की जो लिमिट है वो 1 साल से 2.5 साल के अंदर वापस करना है और कर्जा की जो रकम है वो आमतौर पर 75,000 रुपये तक होती है। 30, 40, 50 हज़ार रुपये में आप छोटा सा कारोबार शुरू करके इतनी ही रकम महीने की आप कमा सकते हैं। अच्छा, ये हमारा मुशाहदा है। अखुवत मैक्सिमम क्या लोगों को फैसिलिटेट करता है? जी मैक्सिमम देखिए ना, हमारे 2 तरह के काम हैं।
कर्ज़ों के हवाले से। एक तो काम है ये कारोबार शुरू करने के लिए कर्ज़े, ये 75,000 रुपये तक हैं। एक हम 2.5 एकड़ से कम की मालियत के जो किसान हैं या लैंडलेस हैं मोस्टली, उनको ज़रूरी कर्ज़े भी देते हैं, वो 1 लाख रुपए तक होते हैं। फिर इसके अलावा लाइफ स्टॉक की ख़रीदारी के लिए आप देखें कि पोल्ट्री के लिए ये तो आपकी क्राइटेरिया जी, मतलब मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं। मैक्सिमम क्या आप करते हैं? मतलब मैक्सिमम मैंने अर्ज़ किया ना, मैक्सिमम लोन की जो लिमिट है ना, वो अगर कारोबार के लिए वो 75,000 की लिमिट है, ज़राअत के लिए 1 लाख रुपए की है, लाइफ स्टॉक के लिए भी 1 लाख रुपए की है। कुछ सरमाया वो लोग खुद डालते हैं और जो उनकी इक्विटी और हमारा ये थोड़ी सी सपोर्ट जो है ना, ये उनको एक खड़ा होने के लिए जगह देती है। लोग मिसयूज़ भी करते हैं इस कर्ज को, या आपका कोई चेक इन बैलेंस? जी, हमारा मतलब मैंने अर्ज़ किया ना कि जो हमारी दफातर होते हैं वहाँ से जो लोग कर्ज़ लेते हैं, हम हर 15 दिनों के बाद उनको जाके मुआयना करते हैं कि उन्होंने रकम को दुरुस्त इस्तेमाल किया है या नहीं किया। वो अगर रकम को दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं, वक्त पे वापस करते हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आती है, तो फिर वो इंटाइटल्ड होते हैं बड़ा कर्ज़ा लेने के लिए। आप देखें सुखैरा साहब के जो भी बड़ा आदमी है, जो बड़ा कारोबार करता है, वो एक दफ़ा कर्ज़ा नहीं लेता। इट्स अ कंटिन्यूस अपॉर्चुनिटी कि हर साल उसको ऑपरेशनल के लिए अपने। मैं यही सवाल करने लगी थी कि जो एक दफ़ा कर्ज लेता है, क्या वो दोबारा भी फिर? जी दोबारा, जी ऐसे होता है कि, लेकिन हम दोबारा उसको बढ़कर कर्जा देते हैं उसकी कारकर्दगी की बिना पर। अगर उसने 20,000 रुपये लिया, वक़्त पे वापस किया, अच्छा काम किया, तो फिर हम उसको 25,000 देंगे, 30,000 देंगे, लेकिन शर्त यह कि पहले वो मुकम्मल कर्ज वापस करता है। तो ये रोल ओवर नहीं हो सकता। क्या ऐसा भी होता है लोग ना करें कर्ज वापस? ऐसा भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें ये जो अख़ुव्वत है ना जी, इसने एक नया अनफोल्ड किया है हमारे माशरे का एक खूबसूरत चेहरा। ये देखें, हमने अल्हम्दुलिल्लाह 83 अरब रुपयों के कर्ज़े दिए हैं पूरे पाकिस्तान में, 33 लाख कर्ज़े गए हैं और वापसी की शरह आपको हैरान करेगी कि 99.9% है। यानी ये एक तरफ तो आप लोगों की मदद कर रहे हैं, एक तरफ तो आप इकॉनमी को आगे बढ़ा रहे हैं, आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। उसके साथ साथ इसकी एक और जो पैगाम है पूरी कौम के लिए कि देखें, हम बदयानत नहीं है, हम मेहनती हैं, हम भीख नहीं मांगना चाहते, हम काम करना चाहते हैं। तो अख़ुव्वत एज एन इंस्टीट्यूशन, इट्स नॉट ओनली कंट्रीब्यूटिंग फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट आपको एक यकीन, एतमाद और एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल इसकी जो डायमेंशन है हमारे नज़दीक वो ज़्यादा अहमियत इख्तियार करती जा रही है कि ये कौम कितनी खूबसूरत कौम है। अगर इसको एक काम दे दिया जाए, एक सिस्टम दे दिया जाए, एक रास्ता दिखा दिया जाए और गवर्नेंस के असूलों के तहत दयानत, अमानत, सदा। अब देखें, हमने 33 लाख कर्जे मस्जिद में बैठ के दिए। ठीक तो सारी ट्रांसपेरेंसी, सारी अकाउंटेबिलिटी वहाँ पर नजर आई। अच्छा जी, तो ये आप लोगों ने देखा अख़ुव्वत फाउंडेशन के हवाले से, और ये दिखाने का मकसद ये था कि ये जो चीज़ होनी चाहिए मुल्क में वो यही होनी चाहिए कि आप लोगों को एम्पावर करें। ऐसा नहीं है कि उनको आदत बना दें, आदी बना दें कि वो सिर्फ खुराक खाएं बैठे बैठे, क्योंकि ये भी एक फिर लत पड़ जाती है इस तरह। क्योंकि कहते हैं ना, फ़र्द से अफराद, अफराद से फिर एक कौम बनती है, और एक एक फ़र्द का जो अमल होता है जब वो कंबाइन हो जाता है तो वो रिफ्लेक्ट करता है बहैसियत कौम, एक कौम कैसी है। तो आप अगर इस तरह एक बंदे को सुस्त बना देंगे, काहिल बना देंगे, आपसे मुराद ये NGOs या इदारे, क्योंकि इनके पीछे इनकी होती तो नेक नीति है, मगर इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि फिर ये कौम उसी पे चलने पे बिलीव कर देती है। फिर इंसान के अंदर कमाई का, क्योंकि ये एक तो साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है कि इंसान अपने आप को जिस चीज़ का आदी बनाता है वैसे ही हो जाता है। सुस्ती का आदी बनाएगा तो सुस्त हो जाएगा, अपने आप को मेहनत का बनाएगा, मुशक्क़त का बनाएगा तो वो मेहनत वाला ही हो जाएगा। क्योंकि हमें नज़र आते हैं ना, कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन उनको मेहनत बोझ नहीं लग रही होती, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ट्रेन ऐसे किया होता है। तो मैं ये मकसद था कि ये आप लोग भी अपने सराउंडिंग में कोई ऐसा बंदा नज़र आए तो उसको बोलें कि बजाय इसके कि आप लोगों के किसी से हेल्प लें, क्या चीज़ लें, इस कर्ज़े के ज़रिए अपना बिज़नेस क्रिएट करें। और बिज़नेस ही कौमों को ऊपर उठाते हैं आज के दौर में। यानी एक तो इंसान को ख़ुद मुख्तार कर देते हैं, वो नौकरी से बच जाता है,
फिर वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पैदा करता है सोसाइटी के अंदर भी। तो ये मुख्तलिफ काम करते रहते हैं। अभी 6 जनवरी की न्यूज़ है, अखुवत फाउंडेशन ओपनिंग अ यूनिवर्सिटी फॉर स्टूडेंट टू स्टडी। आई थिंक कुछ लोन से मुताल्लिक कोई चीज़ है जो ये पढ़ाएंगे। तो बहरहाल वीडियोस बहुत हैं, टेडेक्स टॉक भी इनकी, वो भी आप देख सकते हैं, मीडिया में आते रहते हैं। और 99.9% इनका रिकवरी रेट है। तो इससे बढ़ के क्या होगा? मतलब हम जहाँ सोचते हैं कि पाकिस्तानी कौम पैसे लेके भाग जाती है, यहाँ ये कह रहे हैं कि सिर्फ 0.1%, और वो भी किसी रीज़न के तहत बंदा जो है वो नहीं दे पाया होगा, वरना 99 यानी 1000 लोगों में 99.9% तो 100% निकल आएगा। बहरहाल बहुत ही एंटरप्रेन्योरशिप का इस किस्म का आइडिया है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। फर्दर मोर अगर इससे मुताल्लिक कोई चीज़ है तो मैं आप लोग को बताता हूँ। और खिदमत खल्क फाउंडेशन है, ये एमक्यूएम की है, मैरी एडेले लेप्रोसी। ये डॉक्टर रुतफ़ा जो पाकिस्तान में आपको पता है रिसेंटली इनकी डेथ हुई, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लेप्रोसी के लिए कुर्बान की थी, तो उनसे मिलती जुलती हैं मैरी एडेले। और ये किस जगह काम कर रही हैं? ये भी कराची बेस्ड है। तो आप ये देखें कि ये लोग अपनी ज़िंदगियां लगा देते हैं सिर्फ एक मर्ज़ के पीछे। यानी ये जो इदारा है मैरी एडेलेड सेंटर, ये डॉक्टर रुतफ़ा ये चलाती थी, और जर्मन खातून थी, अपनी जवानी में पाकिस्तान आई और फिर सारी ज़िंदगी यहीं की होके रह गई। इसलिए रिसेंटली जो सिविल हॉस्पिटल है कराची का, उनको इनके नाम के आफ्टर कर लिया गया। इसी तरह पाक फ़ज़ाइया का एक कॉलेज है शार फैसल पे, उसको भी रुतफ़ा कॉलेज के नाम से मंसूब कर दिया गया है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इनका दिखाऊं तो आप लोग हैरान होंगे कि ये इतना अज़म इंसान के अंदर 1962 में ये आई थी। और अभी तो खैर इनकी जर्मन पाकिस्तानी नन, अच्छा ये भी नन थी उसी तरह जिस तरह मदर टेरेसा एक नन थी। तो बेसिकली इसके पीछे इनको एक पीस, अपनी एक रिलीजियस पीस वगैरह भी अचीव होता था। और अभी 2017 में इनका खान में इंतकाल हुआ है, गोरा कब्रिस्तान में इनको दफन किया गया है। और ये तो इनकी अभी बुढ़ापे की, ये जवानी में आप देखें तो मतलब एक खातून जो एक तरक्की याफ्ता मुल्क से हों, जहाँ के लोग वहाँ जाके बसना चाह रहे हों, वो अपनी ज़िंदगी इस फेज़ से गुजार के इस फेज़ तक ले आए, यानी जवानी से बुढ़ापे तक, और वफ़ कर ले और उस पर वो सेटिस्फाई हो। ये देखें इनके इलाज करती हुई फ़ोटो। तो ये कितनी बड़ी कुर्बानी है, अपनी ज़िंदगी पूरी लगा देना एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर। फिर उन्होंने हर तरह का दौर देखा होगा, जहाँ पे बदअमनी भी रही इस शहर में, हालात भी ख़राब रहे और लोकल लोग छोड़ के जा रहे थे, तो इन लोगों प्राइवेट लोग तो उनका ज़्यादा हक था बनना। अच्छा आगे अब हम देखते हैं फलाह इंसानियत फाउंडेशन, ये फ़िलहाल कलअदम है, ये हाफिज़ सईद की तंजीम है। उसकी तरह आगा खान रूरल डेवलपमेंट, दारुल सुकून बहुत बड़ा काम कर रहा है। ह्यूमन राइट कमीशन हम पढ़ चुके हैं। कशफ फाउंडेशन, मलाला फ़ंड चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर है। इस्लामिक रिलीफ, स्टिफ टंग ये बाहर की लग रही है मुझे, अरबी लिखी हुई है। ये है अच्छा ग्लोबल है, बर्मिंघम बेस्ड है, सही यूके बेस्ड है। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं ईदी साहब को, इन सब के होते हुए ईदी साहब की क्या काम है। अच्छा ईदी साहब के बारे में अगर बताया जाए तो ईदी साहब बेसिकली माइग्रेटेड थे फ्रॉम इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान आए थे और नीमन कम्युनिटी से बिलोंग करते थे।
खारा दर में इन्होंने अपना मरकज़ खोला था। और इस वक्त दुनिया की वो एनजीओ है, सबसे बड़ी एनजीओ है, जिसके पास नंबर ऑफ एम्बुलेंस सबसे ज़्यादा है। इनके बारे में डिटेल चीज़ें, और मैं चाह रहा हूँ कि हम एक लेक्चर में पूरा डिटेल से पढ़ें। अब्दुल सत्तार ईदी, अच्छा ये ईदी फाउंडेशन है, ये अब्दुल सत्तार ईदी। तो ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बाकी जो कुछ रह जाएगा उसको हम कंटिन्यू कर लेंगे। कि अब्दुल सत्तार ईदी 1928 में पैदा हुए, 2016 में इनका इंतकाल हुआ। और जब इंतकाल हुआ था, आप लोग को पता है कि इनके जनाजे में तमाम सूबों के गवर्नर शरीक थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शरीक था, वक्त का प्राइम मिनिस्टर, सदर। यानी ये वो जनाजा है जिसमें दुनिया की, पाकिस्तान की सारी एलीट शामिल थी। तो ये एक ट्रिब्यूट था उनको, ऐसे बंदे को जिसने अपनी ज़िंदगी इंसानियत के लिए वक्फ कर दी। अच्छा, बंटवा एक इलाका है, और ये थे भी बंटवा मेमन, जो कि इंडिया में है। और गुजरात में ये आता है, स्मॉल टाउन इन गुजरात, इंडिया के गुजरात में, इंडिया का गुजरात और राजस्थान, यहाँ से सबसे ज़्यादा मेमन कम्युनिटी ने माइग्रेशन की। Was a Pakistani humanitarian, philanthropist and ascetic who founded the Eidi Foundation, which run world's largest volunteer ambulance network, along with various homeless shelters, animal shelters, rehabilitation centers and orphanage across Pakistan. Following his death, his son Faisal Eidi took over as head of Eidi Foundation. अब जबकि इनका इंतकाल हो गया है, तो फैसल ईदी जो कि इनके अकलौते बेटे हैं, वो इस फाउंडेशन के हेड हैं। Eidi charitable activities expanded greatly in 1957 when an Asian flu epidemic originated in China. अच्छा, ये कोई फ्लू आया था, ये भी चाइना से आया था। और कौन सा फ्लू था? Was a global influenza। अच्छा, 57-58 में भी एक चाइना वायरस आ चुका है, गिनजू, साउथर्न चाइना से। तो देखें, जब हम विकीपीडिया में पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें लिंक मिल जाते हैं फर्दर चीज़ों को, तो आप पढ़ते पढ़ते बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। Swept through Pakistan and the rest of the world, donation allowed him to buy his first ambulance the same year. He later expanded his charity network with the help of his wife Bilqis Eidi. Over his lifetime, the Eidi Foundation expanded, backed entirely by private donations, which included establishing a network of 1800 ambulances. और इनकी एम्बुलेंस सिर्फ कराची में नहीं है, थ्रू आउट द पाकिस्तान है। By the time of his death, Eidi was registered as a parent or guardian of nearly 20,000 adopted children, of whom he was an active caretaker. 20,000 के करीब यतीम बच्चों के ये केयरटेकर थे और उनके गार्डियन थे। और मैं आप लोग को भी सजेस्ट करूँगा कि कभी मौका मिले तो लांडी के पास, लांडी का जो मॉडल पार्क है, लांडी ज़ू के पास, वहाँ पे इनका एक मिसिंग पर्सन स्टूडेंट्स का, और इसी तरह सोराब गोड में और फिर खारादर, इन 3 जगहों पे आप जाके विज़िट करें। आसानी से विज़िट हो जाता है, आप लोग जाके बस बोलें कि हम विज़िट पे आएँ, कुछ डोनेशन करना चाहते हैं तो वो और अच्छी बात है। तो उन लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, तो आप लोग को कदर होगी कि कितना बड़ा काम किया जा रहा है। और जब उन बच्चों को आप देखोगे तो आपको ज़िंदगी में भी शुक्रगुजारी आएगी कि हम किन किन चीज़ों पर अपने आप को नाशुक्रिया करते हैं। और वो लोग हैं जिनके पास ना माँ का साया ना बाप का, और उसी तरह आप लोग को माँ बाप की एक कदर होगी। और पेरेंट्स की कदर आएगी तो जाहिर सी बात है फिर आप लोग वो चीज़ जो एक वक्त आई जाती है, यानी पेरेंट्स की कदर इंसान अगर जवानी में नहीं करता तो एक वक्त तो आता है कि उसको एहसास हो जाता है कि पेरेंट्स ही उसके लिए सब कुछ है। और लोगों की ज़िंदगियाँ भी पेरेंट्स की खिदमत से ही बनती हैं। आप कोई भी बंदा उठा के देख लें कि जो पेरेंट्स के साथ हमेशा जिसने अच्छा सलूक किया, उनकी दुआएं ली, तो उसको इज़्ज़त मिली, दुनिया में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिली। तो इसके साथ आज का एक पॉजिटिव मैसेज भी। दूसरा ये कि
ही इज़ नोन अमंग पाकिस्तानी एज द एंजल ऑफ मर्सी। अच्छा, रहम के फरिश्ता इनको कहा जाता था एंड इज़ कंसिडर्ड टू बी पाकिस्तान मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड लेजेंडरी फिगर। इनको पाकिस्तान का सबसे इज़्ज़तदार शख्सियत माना जाता है। और इस एतबार से देखें कि यानी सभी लोग इनकी इज़्ज़त करते हैं, कोई ऐसा तबका नहीं है जो इनको बुरा भला समझता हो। हाँ, कुछ लोग बिकॉज ऑफ हिज फेथ, क्योंकि ये कहते थे इंसानियत ही मेरा मज़हब है, सब कुछ है, इस एतबार से क्रिटिसाइज़ करते थे। लेकिन जो इनकी खिदमात थी उस पर कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करता था। और जो इन्होंने दुआएं ली होंगी बच्चों की, वो काफ़ी होता है इंसान के लिए, क्योंकि ये मक़ूला मशहूर है ना कि इबादत से जन्नत मिलती है और ख़िदमत से खुदा मिलता है, और खुदा जन्नत से बढ़कर है। तो खिदमत तो वो चीज़ है जो आपको डायरेक्ट जन्नत के भी मालिक से मिला देती है। आगे कह रहे हैं, इन 2013 द हफिंगटन पोस्ट क्लेम दैट ही माइट बी द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट लिविंग ह्यूमैनिटेरियन। तो इतना बड़ा दावा है दुनिया के इतने बड़े अखबार की तरफ से, हफिंगटन पोस्ट जिसकी मिलियंस ऑफ सर्कुलेशन है, और वो कह रहा है दुनिया के इतने ह्यूमैनिटेरियन के होते हुए कि ये दुनिया के सबसे बड़े ह्यूमैनिटेरियन हैं। करंटली एग्जिस्ट लोगों की बात हो रही है, यानी उस ज़माने में ये हयात थे। Idi maintained a hands-off management style and was often critical of the corruption commonly found within the religious organizations, clergy and politicians। जो हमारे मजहबी तबके में, हमारे मवाइज़ों में और सियासतदानों में जो करप्शन पाई जाती थी, दोगलापन, मुनाफिकत, तो उसको वो खुल के क्रिटिसाइज़ करते थे ईदी साहब। He was a strong proponent of religious tolerance in Pakistan and extended his support to the victims of Hurricane Katrina and the 1985 famine in Ethiopia। तो ये कहते थे कि मेरे लिए कोई बाउंड्री नहीं है कि मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए खिदमत करूं। जहां सैलाब आया दुनिया में, या इथियोपिया में कहत साली आई थी 85 में, उन सब जगह इन्होंने अपनी खिदमत पेश की। He was nominated several times for the Nobel Peace Prize, including by Malala Yousafzai। इनको कई बार नॉमिनेट भी किया गया नोबेल पीस प्राइज, और एक बार इनको मलाला ने भी नॉमिनेट किया। Idi received several awards including the Gandhi Peace Award, Ahmadiyya Muslim Peace Prize and the UNESCO मदनजीत सिंह प्राइज। ठीक है, ये 3 इनको अवार्ड मिले थे। अच्छा, 28 से 47 ब्रिटिश इंडियन और फिर पाकिस्तानी। एंजल ऑफ मर्सी द रिचेस्ट पुअर मैन इनको कहा जाता है। 4 बच्चे इनके, उसके अलावा इनको लेनिन पीस प्राइज भी मिला है। लेनिन पीस प्राइज ईदी के अलावा फैज़ अहमद फैज़ को मिला है। और लेनिन जो था वो सोवियत यूनियन में 1917 के इनकलाब का मौजिद था, जो यूएसएसआर में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आया था, जिसमें जिसको आम ज़बान में अगर कहें तो मज़दूरों की हुकूमत, ठीक है, सोशलिज़म के अंदर, जहाँ पे जो गरीब तबका है और जो तबकाती तकसीम है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। सोसाइटी के अंदर सबको इक्वली लेवल पे ट्रीट किया जाता है, जो कि 1917 से लेकर 1990 तक चला। और पूरा ईस्टर्न यूरोप बशमूल सेंट्रल एशिया इन्होंने उस दौरान अपनी सल्तनत में शामिल किया हुआ था। तो उस दौरान उन्होंने इंसानी खिदमात के हवाले से एक अवार्ड लॉन्च किया था जिसको कहते हैं लेनिन पीस प्राइज़, क्योंकि ये वेस्टर्न लॉबी के अगेंस्ट चलते थे। नोबेल पीस प्राइज़ वो तो एक लॉबी थी, और आप देखें तो वो सबसे ज़्यादा एक ख़ास लॉबी यानी यहूदी लॉबी को ही मिला दिया जाता है। और उससे बढ़ के क्या तजाद होगा कि ये एक अवार्ड ओबामा जैसे शख्सियत को दी गई, जो कि इराक़ में और शाम में, जो कि बाद में पता भी चला कि इन्होंने बिला जवाज़ एटमी तनासब का बहाना बनाकर लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ ले गए। तो अवार्ड जितने भी हैं उनमें कंट्रोवर्सी तो रहती है, क्योंकि देने वाले इंसान होते हैं और इंसानों के अंदर फेवरेटिज्म का पहलू हमेशा रहता है। तो हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, ईदी साहब के हवाले से एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भी देखेंगे। तो लेक्चर 1 यहीं पे कंक्लूड होता है। लेक्चर 2 जो है, हम इसका पार्ट भी ईदी साहब को कंटिन्यू करेंगे।